नमस्कार, राम राम। कैसे आप सभी? धन्य एजुकेशन में एक बार फिर और आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, अपने समास चल रहा था। समास में मैंने अव्ययभावी समास पढ़ लिया है, द्विगु पढ़ लिया है, क्रमधारय पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास के बारे में। देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास के बारे में आज हम दो चीज पढ़ेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कितने इसके भेद होते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। देखो देखो तत् यानी तो होता है उसका, पुरुष यानी आदमी, वो कोई बात लिखाने वाली बात नहीं। देखो, पहली बात तो याद रखनी है इसकी, इसका जो दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखने के बाद हम तत्पुरुष समास को 5 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो मैंने उस दिन ही बता दिए थे और आज अभी और हम चर्चा कर लें, क्योंकि अपना टॉपिक ही यही चल रहा है, तो अपन चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो पढ़ेंगे अपन, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपके न्य तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखो एक बार बिल्कुल बेसिक चर्चा कर देता हूँ। न्य तत्पुरुष समास के बाद में पढ़ेंगे आपके लुप्त पद लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसके बाद में पढ़ेंगे हम कल, यानी कि आज तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, लुप्त पद के बाद पढ़ेंगे हम लुप्त कारक चिन्ह। ठीक है, देखो इसमें क्या पढ़ेंगे वो भी बता दूंगा, इनमें क्या पढ़ेंगे और उसके अगले दिन क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके अगले दिन पढ़ेंगे हम अलुक। ठीक है, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, और उसके बाद में अंतिम पढ़ेंगे हम उपपद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए दोस्तों, उपपद के अंदर तो जितने भी प्रत्यय है ना, प्रत्यय का मतलब होता है वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाता है। देखो अ और लुक, अ का मतलब होता है नहीं, लुक का मतलब होता है चिपना। इसके अंदर जितनी भी संस्कृत विभक्ति आएंगी ना, यानी कि संस्कृत की जो विभक्ति आएंगी ना, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है कि कर्ता, कर्ता को छोड़कर, ठीक है, कर्ता को छोड़कर बाकी छह कारक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़, यानी कर्ता कर्म पढ़ लेंगे, करण पढ़ लेंगे और संप्रदान पढ़ लेंगे, अपादान पढ़ लेंगे, संबंध पढ़ लेंगे और अधिकरण पढ़ लेंगे और संबोधन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो लुप्त पद, इसके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा जो पद है ना, वही क्या हो जाता है, आपकी लोप हो जाता है। अर्थात इसको हम मध्य पद लोपी भी बोल सकते हैं, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। देखो न्य तत्पुरुष समास के अंदर क्या पढ़ेंगे, यदि अ दिख जाए, यानी कि नकारात्मकता का, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वैसे नहीं के अर्थ में आता है। ठीक है, तो देखो कोई शब्द है उसके अंदर अ दिख जाए, या फिर उसके अंदर आपको अन दिख जाए, या फिर उसके अंदर आपको अन दिख जाए, या फिर उसके अंदर ना दिख जाए, या नहीं दिख जाए, या फिर गैर दिख जाए। देखिए दोस्तों, ये सब दिख जाए। देखो ये तो बेसिक चर्चा आपने, और आज अपना एक और दो, यानी कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं सीधा केवल नियम ही लिखाऊंगा, यानी कि वे सब जिनके अंदर अ अन अन ना नहीं का बोध हो जाए, वो क्या है कि आपके अनु या आपके न्य तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा अकारण सकारण असत्य असत्य अनसन अनयोग्य अनधिकार अनयोग नापाक नाजायज नालायक और गैर आदमी गैर जिम्मेदार गैर औरत गैर मर्द, ये जितने भी है इसके अंदर आते हैं। और ये मध्य पद लोग भी, जैसे मैं लिख दूंगा रेलगाड़ी बैलगाड़ी और कन्यादान रसगुल्ला रसमलाई गुलाब जामुन, मतलब लिख दूंगा मैं आपको और भी, जैसे पंचक्की पवन चक्की वनमानस, और जैसे मैं 10-15 उदाहरण आपको इसके लिखाऊंगा और लगभग 30 उदाहरण में आपको इसके लिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अपन जो अभी पढ़ेंगे ना, वो आपके नए तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास की परिभाषा मैंने लिखाई दी आपको। देखो अपन ना, देखो परिभाषा तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इनकी परिभाषा कोई पूछते नहीं। आपको तो याद रखना है कि जो तत्पुरुष समास होता है ना,
उसके अंदर मतलब ये नहीं का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, नहीं का बोध होता है। और मैं ना समाज जब तक पूरा होगा ना तब तक मैं पूरे समाज की लगभग 5-6 बार ऐसे रिविजन करवाई देता हूँ, तो परिभाषा की कोई आपको जरूरत नहीं रहती मेरे हिसाब से। देखिए दोस्तों, अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो तत्पुरुष अभी हम और हेडिंग लगा देता हूँ, ये तत्पुरुष समास। देखो इसके अंदर ना दो चीज चलेगी। यदि आपको ऑप्शन में इसके उदाहरण देकर अगर ये खुद भी ना देगी, इसमें पूछ लेगी, देखो जैसे वो दे देगी आपके अकारण। जैसे एक छोटी सी बात कर लेता हूं मैं, अकारण। अकारण का समास विग्रह होगा यानी कि कारण नहीं। ठीक है दोस्तों, और माना कि ऑप्शन में दे रखा हो नियत तत्पुरुष, तो आपको नियत तत्पुरुष कर देना। ठीक है, अगर नियत तत्पुरुष नहीं दे रखा हो तो आप करोगे अव्ययभाव समास। क्यों करोगे, क्योंकि ये जो अ है ना, अ ये आपके उपसर्ग है। और याद करो मैंने शुरू में आपको यही लिखाया था कि प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय और उपसर्ग युक्त शब्द और पुनरावर्ती शब्द। ठीक है, पुनरावर्ती शब्द इसी के अंदर आते हैं। तो ये अ उपसर्ग इसमें चला जाएगा अगर नियत तत्पुरुष नहीं हो। अगर नियत तत्पुरुष दे रखा है तो आपको प्रायोरिटी में नियत तत्पुरुष समास को ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं इसके कुछ उदाहरण लिख देता हूँ आपके सामने, जिससे आपका भी ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया आपके अध्ययन, जैसे मैंने लिख दिया आपके टेक्निकल टीम अधर्म, और जैसे मैंने लिख दिया अपूर्ण, दिख रहा है यहाँ तक, अधर्म अपूर्ण अपूत अपूत अकारण अकारण कारण नहीं, अव्यय व्यय नहीं, और अवस्थित उपस्थित नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, अव्यवस्थित यानी कि व्यवस्थित नहीं। देखिए दोस्तों, सारों का जो सीक्वेंस रहेगा ना, या तो नहीं लगा देना या बिन लगा देना या अ लगा देना, इसी से आपका काम हो जाए। जैसे अव्यवस्थित है तो यानी कि व्यवस्थित नहीं। उसके बाद अमूल्य, उदाहरण तो आप कहोगे ना, चित्र लिखा दो, अमूल्य अहित। ठीक है, और शायद यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, एक बार आप मुझे कमेंट करके और बता देना, अभाव। ठीक है, अभाव अयोग्य अयोग्य, और अयोग्यता भी इसी के अंदर कर देते तो भी कोई मतलब इसका अयोग्यता। ठीक है दोस्तों, अयोग्यता एक बार दिखाना यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिखा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में जैसे मैं और भी करना चाहूँ, जैसे कि लास्ट में लिख देता हूँ मैं आपके असत्य। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ये कुछ उदाहरण लिखे एक साथ एक बार और मैं लगभग लिखा, क्योंकि बिल्कुल एक तो एक है छोटे है, तो अपन क्या इनके थीस कर ले स्टार्ट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बड़ी लाइन होना धर्म नहीं होता जिसका, अब इसका शाब्दिक अर्थ होगा अधर्म यानी धर्म नहीं, बस इतना होगा। तो मैं और थोड़े से और लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख देता हूँ अनुदित का लिख देता हूँ, अनुदित। ठीक है दोस्तों, अनुदित के बाद जैसे मैंने अनमोल यानी कि मोल नहीं, अनमोल के बाद जैसे मैं अनहोनी अनहोनी, अनधिकार अनधिकार। ठीक है, अनुपयोगी, क्या कर दूंगा मैं, अनुपयोगी यानी कि उपयोगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे मैं करना चाहूँ अनशन अनशन। ठीक है दोस्तों, और अनशन के बाद में जैसे अपन देखें अनदेखा अनदेखा। ठीक है, और एक सही लिख दो यार मैं आपको, अनदेखा मतलब कि देखा नहीं। ठीक है, और इसके बाद जैसे आहूत अनावश्यक अनचाह, जैसे मैंने लिख दिया अनाहूत और अनचाह और अनावश्यक। ठीक है दोस्तों, आवश्यक नहीं अनावश्यक, शायद यहीं तक ही दिख रहा होगा आपको। इसके बाद जैसे मैं और ले लेता हूं, जैसे नालायक नालायक नापसंद नाकसूर नामुराद
नापाक, नाजायज, नाजायज, या फिर जायज करो या जायज, दोनों भी हो जाएंगे, क्योंकि देखो नाजायज चीज भी होती है, नाजायज औलाद भी होती है, तो नाजायज, जायज और ना जायदाद यानी कि जमीन, ठीक है। और इसके बाद में देखो अपन लगभग हमारे 30 तो हो गए हैं, थोड़ा इधर कर देते तो 40 भी हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर लिख देता हूँ जिसमें अकाल, अकाल और अटूट और अचीर। देखो अचीर को रहने दो यार, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ही फिट नहीं बैठेगा। अटूट, अटूट के बाद में जैसे मैं कर देता हूँ अनमोल, अनमोल इधर हुआ नहीं ना अपने, हाँ तो अनमोल कर देते हैं, अनमोल, ठीक है दोस्तों। अनमोल के बाद में ये काफी है, ठीक है। अनमोल ये इतने हुए हैं, या देखो इसके बाद में और भी कर दो, अमंगल, देखो उदाहरण तो बहुत सारे, अमंगल और अपवित्र, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ आपके अन्न बन, देखो इधर जगह नहीं रहेगी आपके, तो भी लिख देता हूँ मैं इसे अन्न बन, अनपढ़, ठीक है। और अन अन असंभव, असंभव भी इसी में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उदाहरण तो मैं बहुत सारे लिखा दूँ, बहुत बहुत सारे लिखा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको केवल ये समास का जो भेद है ना या प्रकार, ये समझ में कैसे आए। देखो मैंने उस टाइम भी बता दिया कि आपको देखो अधर्म का मतलब हो जाएगा आपकी धर्म नहीं, ठीक है दोस्तों, धर्म नहीं, अपूर्ण, पूर्ण नहीं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अकूत, कूत नहीं, अकारण, कारण नहीं, ठीक है दोस्तों। और अव्यय, अव्यय यानी कि वे नहीं, ठीक है दोस्तों। व्यवस्थित, अव्यवस्थित का मतलब हो जाएगा व्यवस्थित नहीं। अपन बोलते हैं कोई भी चीज अव्यवस्थित पड़ी हो तो इसको व्यवस्थित करो, या अव्यवस्थित हो तो इसको व्यवस्थित करो, ये शब्द है, क्योंकि ये बिल्कुल समास, बिल्कुल बिल्कुल देखो इसकी परिभाषा आपने लिखा है जहाँ पर अ हो या अन हो या फिर पूरा अन्न हो या फिर कहीं पे ना हो, देखो फिर देखो कहीं पर भी नहीं का बोध हो या फिर गैर हो, ठीक है। देखो मैं दो और उदाहरण लिख देता हूँ इधर, गैर जवाब, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, ये लिख देंगे अपन, क्योंकि इधर वाली चीजें भी आएगी ना यहाँ अपने, और गैर जिम्मेदारी, ठीक है दोस्तों। ये दो मैंने गैर वाले भी लिख दिए इसके साथ में, देखिए जल्दी जल्दी कर दे। अमूल्य का मतलब हो जाएगा मूल्य नहीं, ठीक है। देखो अमूल्य और बहुमूल्य में बहुत फर्क होता है। अमूल्य चीज होती है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जाता, और बहुमूल्य वो चीज होती है जिसका क्या है कि मूल्य क्या है कि बहुत ज्यादा हो, बस इतना ही फर्क है। अहित यानी कि हित नहीं, अभाव यानी कि भाव नहीं, ठीक है दोस्तों। अयोग्य, योग्य नहीं, और अयोग्यता यानी कि वही बात, योग्यता नहीं, ठीक है दोस्तों। असत्य क्या हो जाएगा आपने, सत्य नहीं, ठीक है दोस्तों। उसी तरह अनुदित यानी कि उदित नहीं, ठीक है। अनमोल यानी कि मोल नहीं, अनहोनी, देखो अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होई, ठीक है। होनी को कौन डालेगा, होनी, होनी नहीं, ठीक है। अनधिकार यानी कि अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। उपयोगी, अनुपयोगी है ना, तो उपयोगी नहीं। देखिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इनको कर लिया। अनशन यानी कि न, देखो अब भी कर सकते हो न भी कर सकते हो, न स
असन, न असन। ठीक है दोस्तों, वो अनदेखा या फिर न देखा भी कर दो आप, ठीक है, क्योंकि अपन क्या है कि नहीं वाले ज्यादा हो गए। अब अनदेखा, अनाहुत, ना आहूत या नहीं बुलाया, आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, जिसको हम नहीं बुलाते उसके लिए एक शब्द में प्रयुक्त कर लेते हैं, जैसे अनाहूत, यानी उसने मुझे को बुलाया ही नहीं। अनाहूत यानी कि ना बुलाना, ना बुलाया, ऐसे लिखो। अनचाहा या फिर नहीं चाहा, नावश्यक, आवश्यक नहीं, आवश्यक या नहीं। देखिए दोस्तों, ना लाइक, लाइक नहीं, ना लाइक, लाइक, लाइक नहीं। उसी प्रकार ना पसंद का पसंद नहीं, ना कसूर यानी कि इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है दोस्तों। ना मुराद, मुराद नहीं। ठीक है दोस्तों, पाक, ना पाक यानी कि पाक नहीं। जायज, ना जायज यानी कि जायज नहीं। अपन बोलते हैं कोई बात करो तो कोई जायज बात तो करो ना, ठीक है, उसी पर ना जायज यानी कि ना जायज, जायद, जायदाद, अच्छा जायदाद है ना, ये भी इसी का हो जाता है। देखो नाजायज, वो भी इसी का हो जाता है, नाजायज भी इसी का हो जाता है, और ना, और ना जायदाद यानी कि जो जायदाद अकाल यानी कि काल नहीं, काल नहीं। इसी तरह अटूट यानी कि आपका और मेरा संबंध है ना, वो ऐसा ही अनमोल, मोल नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो क्लासें मिल रही है ना, इनका कोई आप मुझे मूल्य चुकाओगे ना, तो बस ये चुकाओगे आप, बस आपको हिंदी अमंगल, मंगल नहीं, पवित्र का पवित्र नहीं। देखिए दोस्तों, अब अनबन है यानी कि न बनना। देखो दोस्तों, अपने किसी से अनबन हो जाती है ना, तो अब याद रखना कि अनबन है ना, वो आपके नियत तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण है। न अनबन का होता है न बनना, अनपढ़ का मतलब होता है न पढ़ा हुआ, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और असंभव का मतलब होता है कि संभव नहीं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार गैर जवाब यानी कि बिना जवाब के, और अगला है गैर जिम्मेदारी यानी कि बिना जिम्मेदारी के, बिना जिम्मेदारी के, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक साथ मैं बता देता हूँ, जैसे अदरक। देखो दोस्तों, एक 5 मिनट में मैं 30 उदाहरण है, 25 उदाहरण, जो भी उदाहरण है आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं एक साथ आप समझ लीजिए। देखिए, अधर्म का मतलब धर्म नहीं, अपूर्ण पूर्ण नहीं, अपूत पुत नहीं, अकारण कारण नहीं, अव्यय अव्यय नहीं, अव्यवस्थित व्यवस्थित नहीं, अमूल्य मूल्य नहीं, अहित हित नहीं, अभाव भाव नहीं, अयोग्य अयोग्य नहीं, अयोग्यता योग्यता नहीं, असत्य असत्य नहीं, अनुदित उदित नहीं, अनमोल मोल नहीं, अनहोनी होनी नहीं, अंधिकार अधिकार नहीं, अनुपयोगी उपयोगी नहीं, अनसन न असन, अनदेखा न देखा, अनाहुत ना बुलाया, अनचाहा नहीं चाहा, नावश्यक आवश्यक नहीं, ना लायक लायक नहीं, ना पसंद पसंद नहीं, ना कसूर कसूर नहीं, ना मुराद मुराद नहीं, ना पाग नहीं, ना जायज जायज नहीं, और ना जायदाद जायदाद नहीं, अकाल काल नहीं, अटूट टूट नहीं, अनमोल मोल नहीं, अमंगल मंगल नहीं, अब पवित्र पवित्र नहीं, अनबन न बनना, अनपढ़ न पढ़ा हुआ, असंभव संभव नहीं, गैर जवाब बिना जवाब के, और लास्ट का जो अपना रह जाता है गैर जिम्मेदारी यानी कि बिना जिम्मेदारी के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये जो समझ में आएगा, और आप सभी शॉट लेना चाहो तो भी ले लो, और फटाफट मेरे साथ आपने उतार ही लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है दोस्तों, अगर जब आपकी शादी होगी ना, तब आप वो मिठाई जरूर बनाना, ठीक है। मैं आपको 5-7 मिठाइयों के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। अगला मैं आपको समास नहीं, मैं आपको मिठाइयों के नाम बताऊंगा और आपकी शादी करवाऊंगा उसमें। देखिए दोस्तों, वो उदाहरण भी ऐसे ही है, ठीक है। अब आपकी मैं शादी करवा देता हूँ, और शादी में आपको मैं खाना बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा उदाहरण है, और ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ,
तो आपके जैसे समझ में आ ही रहा होगा। और क्या है कि आप ना वीडियो तो देख लेते हो पर आप एक भी कमेंट नहीं करते हो। देखो दोस्तों, कोई कमेंट ना, एक कमेंट छोड़ दिया करो ऑनेस्टली कि भाई इसमें ये दिखाओ, इसमें ये दिखाओ, तो क्या है कि मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, देखो इसको बोलते हैं आपके लुप्त पद, ठीक है दोस्तों। और पहले मैंने ये भी बताया था, इसको बोलते हैं मध्य पद लोपी। क्या बोलते हैं इसको? मध्य पद लोपी समास। जी हाँ दोस्तों, अब क्या मैं आपको परिभाषा लिखाऊंगा क्या? इस समास के अंदर दो पदों के बीच में अन्य पदों का लोप हो जाता है, वो मध्य पद लोपी समास कहलाता है। दो पदों के बीच में अन्य पदों का लोप हो जाना ही मध्य पद लोपी समास कहलाता है। दो पदों के बीच में अन्य पदों का लोप हो जाना ही मध्य पद लोपी समास कहलाता है। दो पदों के बीच में अन्य पदों का लोप हो जाना ही मध्य पद लोपी समास कहलाता है। मेरे हिसाब से मैंने 4 बार परिभाषा बोल दी है, तो आपको भी समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो मैं आपको रेलगाड़ी में लेके समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी और छकड़ा गाड़ी यानी कि होले होले चला रहे। टेक्निकल टीम कृपया टाइम बताइए कितना होगा। देखो रेल या पटरी पर चलने वाली, देखो अभी क्या है 20 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में मात्र आपको मैं ये समझा दूंगा और रिपीट भी करवा दूंगा। और कल क्या पढ़ाएंगे ये भी हम चर्चा आज ही कर लेंगे, अभी कर लेंगे कल क्या पढ़ेंगे। और कल पिछला हमने क्या पढ़ा वो भी मैं आपको अभी रिवाइज करवा दूंगा। जैसे रेलगाड़ी, देखो रेल है ना, आपको वैसे भी अंग्रेजी शब्द है, देखो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको तत्सम तद्भव ये सब पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ाऊंगा कि भाई रेल अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो रेल का जो अंग्रेजी शब्द है ना इसको बोलते हैं हम पटरी, ठीक है। अर्थात मैं यूं लिखूं कि रेल यानी कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी। बाबा देखिए बाबा, मैंने परिभाषा इसलिए नहीं लिखाई, ये जो अपन ने रेलगाड़ी लिखा है, ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, एक बार मैंने इसको मिटा दिया। देखो पहला पद दूसरा पद शब्द मानो तो भी ठीक है, पद मानो तो भी ठीक है। देखो एक पद दो पद, ठीक है दोस्तों, एक पद और दूसरा पद, ठीक है दोस्तों। अब ये बीच में जो आने वाले शब्द है ना ये तीनों, चलने वाली गाड़ी, इनका हो गया भाई साहब लोप। क्या होगा भैया? लोप। और लोप होकर अगर मैं इन दोनों को मिला के लिखूं कि मैं रेल यहाँ से लूं और गाड़ी यहाँ से लूं और आपको बिठा दूं मैं उसमें, तो बना दूं मैं इसकी पूरी की पूरी रेलगाड़ी। क्यों बोला मैंने? परिभाषा इसलिए क्यों नहीं लिखी थी कि दो पदों के बीच में अन्य पदों का लोप हो जाना, ये जो पद है ना ये अन्य पद है, इन पदों का लोप हो जाना ही लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी का, बैलगाड़ी का, ये उदाहरण मैंने इतना डिटेल इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैं अब आपको लगभग 15 उदाहरण और बता रहा हूँ इसके, ठीक है दोस्तों। तो बस इस देश देर की आपको तैयारी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ ताकि अपना वीडियो भी बड़ा नहीं हो और आप भी जल्दी से इसको पढ़ लो, ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में बैठकर बैलगाड़ी में तुम्हारी बारात जाएगी, बारात जहां जाएगी वहां तुम्हारा कन्यादान, यानी कि कन्या का अपने प्रदान करेंगे उसका पिता, ठीक है। कन्यादान के बाद में हम खाएंगे वहां पर गुल्ला ही गुल्ला, रसगुल्ला रे बाबा। रसगुल्ला अच्छा नहीं लगा तो खाएंगे हम रसमलाई, ठीक है बाबा। रसमलाई के साथ साथ अपन ले लेंगे दही बड़ा, ठीक है। देखो तीन चीजें मीठी हो गई, तो एक चीज की चरकी चीज ले लेता हूं मैं, आपके पकौड़ी, ठीक है दोस्तों। देखो पकौड़ी खाने के बाद में आपका मन किया कि यार मैं ना थोड़ा मधुमक्खी का जो शहद है ना वो खा लूं,
ठीक है, मधुमक्खी। फिर आपका क्या है कि यार सर्दी का मौसम है, गुड़ में मिली हुई धनी, वो खा लो, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपका मन किया कि यार मेरा तो थोड़ा हवा खाने का मन है, तो फिर क्या किया आपने, पवन चक्की, एक पवन पवन चक्की या पवन चक्की पूरे कर दो आप, ठीक है। अधूरे की आप टेंशन ही मत लो, पूरा ही होगा, ठीक है। पवन चक्की और पन बिजली, ठीक है। जैसे आपने हवा खाई, लाइट चली गई, लाइट चली गई तो फिर हवा दी बिजली से, वो हवा ने दी, ठीक है। इसके बाद में आपका मन किया यार कि मेरे को थोड़ा जल में जाना, वन में जाना, वन मानुस, कहाँ जाना आपको, वन मानुस, वन मानुस, ठीक है दोस्तों। और आपकी इच्छा की कि यार वन में तो आ गए, पास में पड़ी हुई झील, आपने देखा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं अब इस पनडुब्बी को लेकर पानी के अंदर। देखिए दोस्तों, पांच, पांच छह दो आठ, और आठ अच्छा 12, ठीक है दोस्तों। यहां तक के अपन उदाहरण है ना, ये तो अपने हो ही गए। अगर इसके बाद में अगर अपन और भी देखना चाहिए ना, तो क्या करें, देखो, पवन चक्की, वन मानस, पन चक्की, बिजली, रसगुल्ला, कन्यादान, ये इतने तो अपन हो ही गए हैं। इसके बाद में दही बड़ा हो ही गया अपने। देखो, समझने के लिए ये उदाहरण लास्ट है, और अपना वीडियो आज का यहीं पर रहेगा दोस्तों। बिल्कुल बेसिक चर्चा करेंगे, ज्यादा कोई इसमें डिटेल वाली बात नहीं। अन्य पदों का ग्रुप हो जाएगा, दो पद बचेंगे, उनको मिलाकर लिख देंगे, इसकी मध्य पद लोग मार्क्स करनी है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो, यहाँ से बता रहा हूँ मैं, मधुमक्खी, देखो मधु का मतलब होता है शहद, मधु का मतलब भी होता है भैया, मधु का मतलब होता है, अरे बाबा, शहद, यानी कि मधु एकत्र करने, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, गुड़दानी, यानी कि गुड़ में मिली हुई, गुड़ में मिली हुई दानी, गुड़ दानी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, क्या बोलेंगे अपन, पवन से चलने वाली, पवन से चलने वाली चक्की, चक्की चक्की आटा निकाल, पवन बिजली, यानी कि पवन से चलने वाली नहीं आएगा यहाँ पर, बनने वाली बिजली, ठीक है दोस्तों। वन मानस, वन में, वन में, वन में रहने वाला, मानुष का मतलब मनुष्य, वन में रहने वाला मानुष, मानुष को आप तो सीधा लिख दो मानव, ठीक है। आगे देखो, पनडुब्बी, यानी कि पानी में डूबकर चलने वाली डूबी, क्या आएगा यहाँ पर, पानी में डूबकर चलने वाली डूबी, क्या कर देंगे अपन, डूबी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखो, पानी, डूबी, तो हो जाएगा पनडुब्बी, वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष, पवन से बनने वाली बिजली, पवन बिजली, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की, गुड़ में मिली हुई दानी, गुड़दानी, मधु एकत्रित करने वाली मक्खी। 1% भी आपको डाउट नहीं है, इसी प्रकार इधर आ जाओ, रेलगाड़ी, यानी कि रेल को हम बोलते हैं पटरी, ठीक है। रेल या पटरी पर चलने वाली गाड़ी है बाबा, ठीक है। बैलगाड़ी, बैलों द्वारा या बैल द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, ऐसे करो, ठीक है दोस्तों। बैल द्वारा चलाई जाने, बैल द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी,
ठीक है दोस्तों। कन्यादान, देखो मंत्रोच्चारण के द्वारा क्या करोगे यहाँ पर, मंत्रोच्चारण के द्वारा कन्या के विवाह की रस्म। ठीक है दोस्तों। आगे रसगुल्ला, यानी कि रस में गुला हुआ, रस में डूबा हुआ गुल्ला। और ये जब आया था ना तब हवा भी नहीं लगी थी, कहाँ पर क्या होगा, रसमलाई, यानी कि रस में मिली हुई भी आ जाएगी और डूबी हुई भी आ जाएगी। रस में मिली हुई, या फिर ऐसे कहते हो रस में डूबी हुई मलाई, या फिर रस में मिली हुई रहने दो, रस में मिली हुई मलाई। ठीक है, मिलाना तो उसको रस में ही है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है दोस्तों। पकौड़ी, अरे बाबा सर्दी के मौसम में पकौड़ी, पकी हुई है जो बड़ी। देखो थोड़ा मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, पकी हुई है जो बड़ी, दही में बड़ा, दही बड़ा, रस में मिली हुई मलाई, रस मलाई, रस में डूबा हुआ गुल्ला। मंत्रोच्चारण के द्वारा कन्या के विवाह की रस्म कन्यादान कहलाती है। कर लेना इसको इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर बार वो इसी को देता है और इसमें क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं और मानना उसको लुप्त पद ही पड़ता है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, बैलों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी। देखिए दोस्तों, आज के जो दिन में हमने समाज के भेद है तत्पुरुष समास के, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला पढ़ा था उसके अंदर आपके अ, अन, ना, नहीं, गैर इत्यादि का बोध हो, और एक बात मैंने उसके अंदर बताना भूल गया या फिर नहीं बताई हो तो भी बता देता हूँ, वैसे शुरू में मैंने बता दी। यदि नियत तत्पुरुष समास के अंदर अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दे रखा हो तो मैंने बता दिया शायद, हाँ, कि उसके अंदर अभी समास ही कर देना, ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसके अंदर परिभाषा मैंने इसलिए नहीं लिखा है इसकी, क्योंकि दो पदों के मध्य अन्य पदों का लोप हो जाना ही लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है दोस्तों। तो आप ना एक कमेंट मेरे लिए जरूर करना कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है, आपको ये क्लास कैसी लगती है, आप इसके बारे में बताओ। और आपके जो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर जो सिलेबस है आप उसकी फोटो भेजो मेरे, या फिर उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं आपका जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर आपकी जो शक्ति है वो मजबूत कर दूं। तो जय हिंद दोस्तों।